भारत में अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी के द्वारा किस तरीके से भारत का शोषण किया गया, पहले उनका राजनीतिक रूप से उसको विजित किया गया, फिर उसे किस तरीके से दोहन शोषण किया गया, इस विषय को पढ़ रहे थे। अभी जो सेगमेंट चल रहा है वो दूसरी इकाई, जैसे आंग्ल भारतीय संघर्ष कहा गया, इसमें आंग्ल बंगाल संघर्ष हम पढ़ चुके हैं, आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़ चुके हैं, आंग्ल मराठा संघर्ष हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आधुनिक भारत में आंग्ल सिख संघर्ष, जैसे दो हिस्सों में बांटा गया, सिख संप्रदाय और आंग्ल सिख संघर्ष। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए विगत 20-25 वर्षों के प्री के सवाल और 2013 से मेंस में पूछे गए सवाल, और ऐसा नहीं कि 2013 से मेंस है, मेंस जीएस में पहले से भी है, मॉडर्न इंडिया स्पेशली। तो पिछले 20-25 वर्षों में जो कुछ भी जीएस में पूछा जाता रहा, सबका यदि विश्लेषण करें तो हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तो कैसे भी सवाल प्री मेंस के हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सिखों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिख राजनीतिक शक्ति कैसे बने इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रणजीत सिंह कौन थे, क्या किया, और आंग्ल सिख संघर्ष की परिस्थितियां। अब इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया कि सिखों के बारे में हमने जाना कि सिख कहते किसको हैं, पहली चीज जानी। फिर हम लोगों ने सिखों के 10 धर्म गुरुओं के बारे में जाना, हर एक धर्मगुरु का समय काल, हर एक धर्मगुरु के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, सिख धर्म दर्शन का सेंट्रल आइडिया, और 2 धर्मगुरुओं पर विस्तृत चर्चा, गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पढ़ते समय हम लोगों ने उनके समय में हुए मुगल सिख संघर्षों के बारे में भी पढ़ा, कैसे उन्होंने मुगल सिख संघर्ष में अपने चारों बेटों को खो दिया, इस दौरान उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और क्या क्या किया, ये सब विषय वस्तु कल हम पढ़ चुके हैं। अर्थात सिख संप्रदाय विषय हम लोगों ने कल समाप्त कर दिया था। अब आंग्ल सिख संघर्ष के बैकग्राउंड में जाएंगे। आंग्ल सिख संघर्ष के बैकग्राउंड में जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है, यह समझना है कि सिख तो एक धार्मिक संप्रदाय है, ये राजनीतिक सत्ताधारी कब बना। तो कल जहां हमने विषय को छोड़ा था वो था कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वर्गवासी हो गए दक्षिण भारत के नांदेड़ नाम की जगह पर, महाराष्ट्र का सीमा। एक पठान के द्वारा घायल कर दिए जाने के कारण वो रिकवर नहीं कर पाए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरने से पहले 2 खास काम किए। पहला, गुरु परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की और यह भी घोषित किया कि गुरु नहीं है तो आपका मार्गदर्शन जो अभी तक गुरु वर्ग कर रहा था, गुरुओं की वाणी, गुरुओं का ज्ञान, गुरुओं का जो दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब में है वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आप 5 या 5 से अधिक सिख कहीं एकत्रित होकर यदि बहुमत से कोई निर्णय ले लेते हैं तो वह गुरु का मत माना जाएगा। इस प्रकार एक नई परंपरा, गुरु के बिना गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में सिखों ने अपना जीवन यापन शुरू किया और 1708 से लेकर आज तक सिख संप्रदाय इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने शिष्यों में से एक व्यक्ति को, जिसे बंदा बहादुर कहा जाता था, उसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकार दिया। जो भी उनके पास राजनीतिक शक्ति संपदा थी उसका उत्तराधिकारी उसे बना दिया। वो व्यक्ति था बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर कौन था, क्या था, तो मैंने कल इसकी चर्चा की थी कि बंदा बहादुर मूलतः जम्मू का निवासी था, मूलतः जम्मू का निवासी था। और जम्मू का निवासी बंदा बहादुर कई अन्य नामों से भी जाना गया। लक्ष्मण दास, माधव दास, बंदा बहादुर, बैरागी और गुरु बख्श सिंह,
ये बंदा के कुछ नाम मिलते हैं। लक्ष्मण दास और माधव दास उसके प्रारंभिक नाम हैं। उसने अपने को गुरु का सेवक घोषित किया, सेवक की तरह रहा, इसलिए बंदा कहा गया। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे बहादुरी का तमगा दिया, उसकी वीरता को देखते हुए, तब उसे कॉमनली बंदा बहादुर पुकारा जाने लगा। उसने वैराग्य ले रखा था तो बैरागी कहलाया। बाद में बंदा को बंदा बैरागी भी कहा गया। गुरु ने उसे जब सिख नाम दिया और सिख रूप दिया तो उसका नाम बन गया गुरु बख्श सिंह। तो गुरु ने नाम बख्शा था, इसलिए गुरु बख्श सिंह के रूप में उसे वो नाम प्रस्तुत किया गया। यहाँ तक बंदा बहादुर 1708 ईस्वी में गुरु के देहावसान के बाद उनके दाह कर्म वगैरह करने के उपरांत वो उत्तर भारत को निकल पड़ा और उसने सरहिंद के उस मुगल सूबेदार को युद्ध में हराकर उसका कत्लेआम किया, जिसने गुरु के 2 बेटों को इस्लाम स्वीकार न करे पर जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और यहाँ से उसने सिख राज्य की नींव रखी, जो आधुनिक पंजाब से लेकर हिमाचल की सीमाओं तक में प्रवेश कर गया। उसे वो नाम प्रस्तुत किया गया। यहाँ तक बंदा बहादुर 1708 ईस्वी में गुरु के देहावसान के बाद उनके दाह कर्म वगैरह करने के उपरांत वो उत्तर भारत को निकल पड़ा और उसने सरहिंद के उस मुगल सूबेदार को युद्ध में हराकर उसका कत्लेआम किया, जिसने गुरु के 2 बेटों को इस्लाम स्वीकार न करे पर जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और यहाँ से उसने सिख राज्य की नींव रखी, जो आधुनिक पंजाब से लेकर हिमाचल की सीमाओं तक में प्रवेश कर गया। बहुत कम समय में ही उसने इस सिख राज्य की नींव रख दी। इस प्रकार सिख राज्य की जो राजनीतिक नींव है जिस व्यक्ति ने रखी, उसका नाम है बंदा बहादुर। अब उसके कृत्य भी समझ लें। बंदा बहादुर पहला व्यक्ति था, अथवा गुरु बख्श सिंह पहला व्यक्ति था जिसने सिख राज्य सत्ता की स्थापना की, पहली बात। दूसरा, उसने सिखों की राजकीय मुहर बनवाई, स्टैम्प सील, और सिख राजकीय मुहर में उसने गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आकृतियां अंकित कराई। और उसने मुगलों को खासा नुकसान पहुंचाते हुए सिख राज्य को बढ़ाना शुरू किया। इस समय मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, जो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी के बीच में मुगल शासक रहा। इसी समय 1716 ईस्वी में पंजाब में गुरदासपुर के आसपास के क्षेत्र में मुगलों और सिखों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बंदा बहादुर और उसके सैनिकों को विद्रोही राजद्रोही मानते हुए उन्हें कठोर दंड देने का हुक्म हुआ। उन्हें लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया गया और पैदल पंजाब से दिल्ली लाने का हुक्म हुआ। उनको जिस गाड़ी से बांधकर लाया जा रहा था उसमें 2 चीजें रखी हुई थी, चिमटा और हंटर। लोगों को कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ये राजद्रोही है तो आप इस पर हंटर बरसाएं। मुगल समर्थक बहुत से लोगों ने रास्ते में हंटर बरसाए, और हंटर बरसाने से जब चमड़ी में फफोले पड़ जाते तो कहा जाता कि चिमटे से फफोला खींच लीजिए। तो जीते जी उनकी चमड़ी खींच ली जा रही थी। पंजाब से दिल्ली तक आते आते लहूलुहान हो चुके थे। इस पर भी मुगलों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने दिल्ली में लाकर न सिर्फ बंदा बल्कि अन्य उनके सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को जिनको गिरफ्तार किया था, कठोर यातनाएं देकर, अमानवीय यातनाएं देकर अंततः बंदा को कत्ल कर दिया गया। तो मात्र 8 साल तक बंदा ने सिख राजनीतिक व्यवस्था को संभाला। ये 1708 से 1716 ईस्वी, और फिर सिख राज्य दिशा विहीन हो गया क्योंकि राजा नहीं था कोई। अब धीरे धीरे मुगल सैनिक सिपाह सालारों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया उन इलाकों में जहां कभी बंदा का राज था। 1716 से 1748 1716 टू 1748 के बीच में सिखों में कोई सक्रिय गतिविधियां नहीं मिलती, लेकिन 1748 में कपूर सिंह नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से सिखों को फिर से इकट्ठा किए जाने के प्रयास मिलते हैं। तो ये हैं कपूर सिंह साहब। कपूर सिंह के द्वारा क्या किया गया, कपूर सिंह के कृत्य क्या थे वो समझ लेते हैं।
कपूर सिंह ने 1748 में ही दल खालसा की स्थापना की। अब खालसा शब्द से दो सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की? पंथ यानी आचार विचार और दर्शन। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1699 में केशगढ़ जिले में की। ठीक है, अब बात करते हैं दल खालसा। तो दल खालसा की स्थापना 1748 में कपूर सिंह ने की। ये एक राजनीतिक संस्था है और वो एक धर्म और दर्शन को मानने वाली संस्था थी। वो आज भी सर्वोच्च संस्था है खालसा। तो खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह और दल खालसा के संस्थापक है कपूर सिंह, जो एक राजनीतिक संगठन था। खालसा के लोगों का दल, खालसा को मानने वाले लोगों का दल, जबकि वो खालसा पंथ, विचार, दर्शन और व्यवहार। तो दल खालसा एक राजनीतिक संगठन था जिसके माध्यम से सिखों को फिर से एकजुट करने के प्रयास कपूर सिंह साहब ने प्रारंभ कर दिए। क्या किया साहब? इसी समय से हमें दो प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिलती। पहला है सरबत खालसा। साल में दो विशेष अवसर पर सिख समाज के लोग एकत्रित हुआ करते थे। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में उसे सरबत खालसा कहा जाता था। यह था बैसाखी का दिन या दीपावली का दिन। ये इकट्ठा होकर लोग करते क्या थे? सिख समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा होती और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते, जैसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह रखा था। तो एकत्रित होने को सरबत खालसा कहा गया और निर्णय लेने को गुरु मता कहा गया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के आलोक में यानी गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश में, गुरु ग्रंथ साहब के मार्गदर्शन में सिख अपनी समस्याओं का निर्णय लेते थे, जिसे गुरु का मत यानी गुरु का आदेश मान लिया जाता था। यह गुरुमता कहलाता था। इसी गुरुमता के तहत तय हुआ कि अब सिख खुद ही अपनी रक्षा की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ सिख सरदारों ने, कुछ सैनिकों ने, कुछ सेनापतियों ने गांव की रक्षा करने का वचन लिया और एक नई परंपरा राखी प्रथा शुरू की गई। राखी प्रथा के अनुसार, देखिए, राखी हिंदू धर्म में एक त्यौहार है जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई बहन की रक्षा का वचन लेता है। गिफ्ट देना, लेना, मिठाई खिलाना, तो ये तो बाद में सब जुड़ गए। प्रारंभ में जो मूल त्योहार का उद्देश्य था, ये एक प्रतीक था कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, बदले में भाई अपने बहन की सम्मान की रक्षा करने की गारंटी देता है। राखी प्रथा के तहत सिख सेनापति या सिख सरदार किसी गांव विशेष की रक्षा का वादा करते थे। बदले में गांव वाले अपने कुल उत्पादन का, चाहे वो खेती करते थे या खेती में जो कृषि उत्पाद होता था उससे कुछ पैदा करते थे, वो उत्पादन का 1/5 भाग अर्थात उत्पादन का 20% इन सिख सरदारों को दे देते थे। सरदारों को यानी इन सैनिकों को, इन सेनापतियों को अपने सैनिक घोड़े खरीदने और अपना खर्चा चलाने के लिए एक छोटी सी रकम मिल जाती और बदले में किसान मुगलों और मुगल सैनिकों, सेनापतियों और सूबेदारों के माध्यम से होने वाले शोषण से बच जाते, क्योंकि मुगल जब टैक्स वसूलते थे तो 50%, 60%, 80% तक चला जाता था। उसकी तुलना में सिख सेनापति या सिख रक्षक मात्र 20% लेते थे। क्या बुराई थी? तो अपने भाई बंधु थे, तो एक जो स्वहित की भावना थी वो तो थी, टैक्स बहुत कम था, तो बढ़ चढ़ करके किसानों ने टैक्स दिया। किसी से जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाता, स्वैच्छिक कर होता था। संपूर्ण गांव अपनी इच्छा से गांव के कुल वार्षिक उत्पादन का 1/5 भाग अर्थात 20% उन सिख सैनिकों को दे देता, उन सिख सेनापतियों को दे देता, उन सिख रक्षकों को दे देता जो उनकी रक्षा मुगलों से करते थे। इस प्रकार राखी परंपरा शुरू हुई। राखी परंपरा का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे पंजाब का जो राज्य क्षेत्र था उसमें छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों के समूह विकसित होने लगे। किसी समूह ने 5 गांवों की रक्षा करने का जिम्मा ले रखा है, किसी समूह ने 10 गांव का, किसी ने 100 गांव का, किसी ने 500 गांव का। तो ये जो ग्रामीण इकाइयां थीं उस जमाने में इन्हें मिसल कहा गया। इस प्रकार मिसल व्यवस्था का जन्म हुआ। मिसल क्या होता है?
एक राजनीतिक इकाई जिसमें गांवों के समूह होते थे, कम या ज्यादा, जिनकी रक्षा सिख रक्षक किया करते थे, इसे मिसल कहा गया। इस समय तक आते आते पंजाब में, इस समय का मतलब 1674 तक आते आते पंजाब में ऐसी 12 राजनीतिक इकाइयां अर्थात 12 मिसल थे। 1674 में अमृतसर में इन्होंने देग, तेग और फतेह नाम के सिक्के भी चलाए। सामान्यतः चांदी के सिक्के हैं। देग, तेग और फतेह नाम के सिक्के चलाने का अर्थ था सिखों ने अब अपने संप्रभुता की घोषणा कर दी, अर्थात उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व की घोषणा कर दी। ये 12 मिसल थे वो कौन थे और इनके संस्थापक कौन थे? चलिए लिस्ट बना लेते हैं। मिसल व्यवस्था, कुल संख्या 12, ठीक। चलिए साहब, अब इसमें हम यहां से सवाल बनते हैं, तो मिसल का नाम और उसके संस्थापक का नाम हम एक जगह सूची में कर लेते हैं। चलिए, पहले मिसल के रूप में एक मिसल है नक्कई मिसल। नक्कई मिसल, इसके संस्थापक हैं हीरा सिंह। संस्थापकों के नाम हम ब्रैकेट में कर देंगे। सबसे मशहूर मिसलों में से एक, ताकतवर मिसलों में से एक, जिसके कंट्रोल में अमृतसर का ऐसा क्षेत्र भी था, वो मिसल था भंगी मिसल। भंगी मिसल, ठीक। इस मिसल के संस्थापक थे हरि सिंह। इस मिसल के संस्थापक थे हरि सिंह। नेक्स्ट मिलता है रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल, ठीक। इस मिसल के संस्थापक हमें मिलते हैं जस्सा सिंह इच्छागलिया। जस्सा सिंह इच्छा गिलिया या ग्योलिया कहा जाता है, ठीक। हमें और महत्वपूर्ण मिसलों में से एक मिसल का नाम मिलता है, इसका नाम है कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल, जिसके संस्थापक थे जय सिंह। एक अन्य मिसल मिलता है सुकेर चकिया मिसल। एक अन्य मिसल का हमें नाम मिलता है सुकेर चकिया मिसल। इस सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख या जिन्होंने स्थापना की थी वो थे चरत सिंह, ठीक। नेक्स्ट मिसलों में एक अन्य मिसल मिलता है निशानिया मिसल। निशानिया मिसल, संस्थापक थे संगत सिंह साहब, ठीक। संगत सिंह साहब, इनके नाम संगत सिंह और मोहर सिंह दो हैं, मतलब दो लोगों ने मिलकर किया है, तो दोनों को डाल देते हैं, क्या पता एक ही नाम का भी दे। संगत सिंह एवं मोहर सिंह। कई पुस्तकों में केवल संगत सिंह का भी नाम है, तो केवल संगत सिंह भी नाम अगर याद रह सके तो याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपके लिए पूछे जाते हैं या बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अहलुवालिया मिसल। अहलुवालिया मिसल, ठीक। सातवां मिसल है अहलुवालिया मिसल। इसके संस्थापक हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया।
जस्सा सिंह आहलूवालिया। ठीक, इसमें हमने 7 मिसल देखा। अगले 5 मिसल को ले लेते हैं। ठीक, 8वें मिसल के रूप में हमें नाम मिलते हैं धनई मिसल। धनई मिसल संस्थापक हैं बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह साहब। ठीक है, नेक्स्ट मिसल का नाम मिलता है करोड़ा सिंधिया मिसल। करोड़ा सिंधिया मिसल। 9वां है करोड़ा सिंधिया मिसल। इसको संस्थापित किया था बघेल सिंह साहब ने। बघेल सिंह। बघेल सिंह साहब ने। 10वां नाम हमें मिलता है फुलकिया मिसल। फुलकिया मिसल संस्थापक है चौधरी फूल सिंह। चौधरी फूल सिंह साहब। नेक्स्ट है दल्ले हवाला मिसल। दल्ले हवाला मिसल, ये है राजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ये डोगरा राजपूत है, ये सिख नहीं है। ठीक है, ये डोगरा राजपूत है। बाद में जम्मू कश्मीर राजवंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिजूलपुरिया मिसल। फिजूलपुरिया मिसल। नेक्स्ट है फिजूलपुरिया मिसल। इसके संस्थापक हैं नवाब कपूर सिंह साहब। नवाब कपूर सिंह साहब। ठीक, इस तरह से ये 12 मिसल हमें दिखते हैं। कब 1674 तक आते आते हमें 12 मिसल के उद्भव विस्तार की जानकारी मिलती है। अब ये जो उद्भव मिसल है, इसे समझाने के लिए हम जरा सा आपको भारत के नक्शे के साथ जोड़कर चीजों को लेकर चलेंगे। इसमें जो नदियां हैं प्रमुख रूप से वो अब रोल अदा करेंगी। ठीक, इसमें पंजाब की 5 नदी और सिंधु नदी। ऊपर वाली जो नदी है ये है सिंधु, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है व्यास और ये है सतलज नदी। इस इलाके में ये जो हमें क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र जो नीले रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है, अगर हम इसे कनेक्ट कर दें, पूरा बॉक्स वाइज बना दें, तो ये का क्षेत्र आपको दिख रहा है। अगर हम इसे क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र जो नीले रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है, अगर हम इसे कनेक्ट कर दें, पूरा बॉक्स वाइज बना दें, तो ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है, यहीं पर सिख राजवंश की स्थापना होगी। तो हमने नीला जो इलाका बनाया, ये क्या है? सिख राजवंश की स्थापना होगी। और इतना बड़ा राजवंश जो व्यक्ति स्थापित करेगा, उस व्यक्ति का नाम है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के राज्य के पहले इस इलाके में इस तरीके से छोटी छोटी बस्तियां थीं। सिखों की ये बहुत सारी बस्तियां हैं, इन्हीं को मिसल कहा गया है। ऐसे 12 बस्तियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इनके पड़ोस में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की सीमा को लेकर चलें तो यहां से लेकर के ये जो इलाका है,
ये पाकिस्तान नाम के देश के रूप में है। अभी आपके सामने ये बगल में ग्रे कलर, ये जो इलाका ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो जो हमने पिंक कलर का इलाका दिखाया उससे हमें अभी ज़रूरत है आपको समझाने में। तो ये इलाका है अफगानियों का। अब और पूरब में आए तो ये जो इलाका हमें दिखाई दे रहा है ये है अवध के राजवंश का, अवध के नवाब यहाँ पर हैं। अगर हम पूरब में चले जाएं तो ये जो इलाका है ये अंग्रेजों के कब्जे में है। अंग्रेजों का जो बंगाल नाम का प्रांत है वो यहाँ पर है। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में जो राजवंशीय विस्तार हमें देखने को मिलता है, जो राजवंशीय विस्तार है वो यहाँ से अगर हम बढ़ाएं, ये पूरा इलाका लें, ये पूरा इलाका लें तो ये मराठों का प्रभाव क्षेत्र था। ये इलाका था गायकवाड़ों का, ये इलाका था होलकर का, ये जो इलाका हमें देखने को मिलता है सिंधिया का, ये जो इलाका देखने को मिलता है वो है भोसले का, और यहाँ से पूना से पेशवा राज करते थे। दक्षिण का जो राज्य क्षेत्र हमें मिलता है, ये जो इलाका था ये इलाका मैसूर राजवंश के रूप में था। यहाँ एक इलाका हमें देखने को मिलता है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया गया, ये इलाका जो था वो निजाम का था। और यहाँ पर अंग्रेजों ने मद्रास में भी अपना एक केंद्र स्थापित कर रखा था। अंग्रेजों ने यहाँ पहले सूरत में और वो मुंबई का इलाका भी उनके कब्जे में था। इस तरह से भारत की दशा आपको दिखाई दे रही। अब हमारा उद्देश्य नीले वाले हिस्से को कंसंट्रेट करना है। ये नीला वाला हिस्सा एमर्ज कैसे हुआ, ये रणजीत सिंह का इतिहास है। तो चलिए साहब, रणजीत सिंह के इतिहास को अगर हमें समझना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिख राज्य। सिख राज्य सबसे पहला स्टेटस है मिसल व्यवस्था, ठीक है, मिसल व्यवस्था। और 12 मिसलों का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये 12 मिसल थे, संस्थापक के नाम याद रखना। इस 12 मिसल में हमें सिर्फ उस मिसल से मतलब है जहां से रणजीत सिंह पैदा हुए। तो साहब अगला चलिए, अगला मिसल जिससे जुड़े हुए थे रणजीत सिंह, उसका नाम है सुकेर चकिया मिसल। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है चरत सिंह, लेकिन 1780 में इसके जो प्रमुख थे उनका नाम मिलता है महा सिंह, और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है रणजीत सिंह। ठीक, रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ, और रणजीत सिंह के जन्म के बाद कुछ ही वर्षों में उनके पिता का देहावसान हो गया। तो रणजीत सिंह का जो शासन प्रशासन का काल है वो शुरू होता है 1792 से। सोचिए, 12 साल का एक बालक एक मिसल का, एक राजनीतिक इकाई का प्रधान बन गया। 12 साल किशोरावस्था, लंबे थे, दुबले पतले थे, लेकिन पिता के समय के सहयोगी सुरक्षा पदाधिकारियों ने, यानी सिख सरदारों ने कहा कि आप विचार करें, निर्णय करें, हम लोग तो हैं आपके साथ ना, आप हमारे प्रधान के पुत्र हैं, आप ही प्रधानी संभालिए, हम देखेंगे। कहते हैं 1792 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हुए रणजीत सिंह के सामने 1796 ईस्वी में ही आफत आ गई, और वो आफत आई थी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के राजा का नाम मिलता है इसमें जमान शाह। इसका नाम भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कोशिश करता हूँ कि आपके लेक्चर में उन्हीं चीज़ों का समावेश करूँ, इनकॉर्पोरेट करूँ जो या तो पूछे गए हैं या मेरे अनुभव के साथ से पूछे जा सकते हैं। स्टोरी किताबों में बहुत लंबी चौड़ी है,
सारी चीज पढ़ाने पर आपके लिए वो अनुपयोगी हो जाएंगी। तो जो बहुत जरूरी है वो आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। जमान शाह 1796 ईस्वी में उसने हमला किया। अब जरा गौर करिए, 1780 में जन्मे रणजीत सिंह इसमें मात्र 16 साल के हैं। 16 साल के रणजीत सिंह के समय में अब रणजीत सिंह की विशिष्टता या रणजीत सिंह पर क्या क्या हुआ उसे समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो रणजीत सिंह को जब हम पढ़ेंगे तो हम रणजीत सारी चीज पढ़ाने पर आपके लिए वो अनुपयोगी हो जाएंगी। तो जो बहुत जरूरी है वो आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। जमान शाह 1796 ईस्वी में उसने हमला किया। अब जरा गौर करिए, 1780 में जन्मे रणजीत सिंह इसमें मात्र 16 साल के हैं। 16 साल के रणजीत सिंह के समय में अब रणजीत सिंह की विशिष्टता या रणजीत सिंह पर क्या क्या हुआ उसे समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो रणजीत सिंह को जब हम पढ़ेंगे तो हम रणजीत सिंह का आपको उद्भव समझा रहे हैं, उनके समय में उनकी ताकत कैसे बढ़ी ये समझाएंगे। पहले ये आपके हिस्से में नहीं है, शासन और प्रशासन ये मेंस के बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शनल के बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शनल मेंस के बच्चे। जीएस मेंस में शासन प्रशासन इनका नहीं आता, न आएगा। कुछ चीजें यहाँ से जरूरी हैं, जैसे सैन्य ताकत कैसे बढ़ी, प्री में भी पूछा गया तो वो बता देंगे आप। फिर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के समय में यानी ताकतवर सिख कमजोर हो जाएंगे और तब अंग्रेजों को इनके मामले में इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। चलिए साहब, क्या हुआ जरा उसे समझते चले। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म महासिंह के सुकेर चकिया मिसल में हुआ। 1792 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद वो सुकेर चकिया मिसल के प्रधान बन गए। इन जब 16 साल के थे यानी 1796 ईस्वी में तो जमान शाह का आक्रमण हुआ, जो अफगानिस्तान का शासक था। जमान शाह के आक्रमण को देखते हुए इनके यहाँ लगातार संघर्ष की रणनीतियां बननी शुरू हो गई। कहते हैं उसने पंजाब पर आक्रमण तो किया 1796 में, लेकिन आंतरिक विद्रोह, किसके आंतरिक विद्रोह? अफगानिस्तान के आंतरिक विद्रोह के कारण जमान शाह बिना कोई स्थायी नुकसान पहुंचाए हुए लौट गया। रणजीत सिंह को मौका मिल गया। इन्होंने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद और मजबूत किया। चाक चौबंद और मजबूत करते कैसे थे? यूरोपीय शक्तियों से ये अपने सेना को प्रशिक्षण दिलाया करते थे। यूरोपीय सैन्य सामग्री का प्रयोग करना सिखाया अपनी सेना को। यूरोपीय तोप खाने के लिए, यूरोपीय घुड़सवार सैन्य व्यवस्था के लिए, यूरोपीय पैदल सैन्य व्यवस्था का प्रशिक्षण अपनी सेना को इन्होंने दिया। इसलिए इनकी सेना अपने समय की, भारतीय राजाओं में अपने समय की सबसे ताकतवर सेना बन गई। जमान शाह ने 1797 में पुनः हमला बोला। इस बार रणजीत सिंह तैयार थे। अभी रणजीत सिंह, ध्यान रखिएगा, अभी रणजीत सिंह की सेना उतनी ताकतवर नहीं जो बाद में बनेगी। फिर भी रणजीत सिंह ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अफगानों के पैर उखाड़ दिए। अफगान सेना को वापस भागना पड़ा। कब? 1797 में। भागती हुई सेना जान बचाने के लिए संसाधन छोड़ भाग गई। इस भाग दौड़ में जमान शाह की सेना की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह के एथिकल वैल्यूज को देखिए। जिस राजा के पास उस जमाने में तोप होते थे, युद्ध में जीत सुनिश्चित होती थी। 12 तोपें मिलने के बावजूद रणजीत सिंह ने चिनाब नदी से तोपें निकलवाई, साफ करवाई और उसे अफगानिस्तान के राजा जमान शाह के दरबार में पहुंचा दिया। कुछ इतिहासकार इसे रणजीत सिंह की मूर्खता कहते हैं, कुछ रणजीत सिंह को दूरदर्शी शासक कहते हैं, क्योंकि इसका लाभ उन्हें शासनकाल में मिला। क्या मिला? ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं कि जमान शाह ने तत्कालीन महासिंह के बेटे या यूं कहिए सुकेर चकिया मिसल के प्रधान थे, वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने 2 वादे किए। पहला कि मैं पंजाब पर आक्रमण तो करता रहूंगा लेकिन तुम्हारे मिसल पर आक्रमण नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरा, अगर तुम चाहो तो लाहौर तक का क्षेत्र जीत सकते हो जो अफगानियों के कब्जे में हुआ करता था। तो लाहौर तक का क्षेत्र जीतने की न सिर्फ सहमति दे दी जमान शाह ने, उल्टा कहा कि मैं भी आपकी मदद करूंगा। और जमान शाह ही वो व्यक्ति था जिसने रणजीत सिंह को पहले राजा की उपाधि दी। और ये क्वेश्चन आपसे कमीशन पूछ चुका है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दी। ये नोट रखिएगा, ये चीज हमने यहां लिख दिया।
आक्रमण हुआ, रणजीत सिंह ने भारी नुकसान पहुंचाया, लाहौर तक पीछा किया, जमान शाह की 12 तोपें चेनाब में गिर गईं। रणजीत सिंह ने वापस कर दी, जमान शाह लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति देता है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर भी छीन लिया। अब पड़ोस का एक ताकतवर राजा उसका मित्र था। सिर्फ 12 तोपों की कीमत पर उसका शत्रु रातों रात मित्र बन गया, और उस मित्र की धमक और धौंस का फायदा यह हुआ कि अब पंजाब के विभिन्न मिसलों में जो प्रतिद्वंदिता छिड़ी थी उसमें रणजीत सिंह बाजी मारने लगे। लोगों को लगता था इससे पंगा लेने का मतलब वो भी लड़ने चला आएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने ताकत बढ़ाई। उन्होंने लाहौर जो कि राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो सिखों की आध्यात्मिक राजधानी थी, दोनों पर कब्जा कर लिया और पंजाब के सबसे ताकतवर समूह में उभरे। 1805 ईस्वी तक आते आते रणजीत सिंह ने अमृतसर भंगी मिसल से छीन लिया। 1805 ईस्वी और 1806 ईस्वी के बीच में रणजीत सिंह को अंग्रेजों से दो चार होना पड़ा। हालांकि अंग्रेज लड़ने नहीं आए थे। याद करिए, मैंने आंग्ल मराठा संघर्ष में आपको बताया था कि द्वितीय चरणीय आंग्ल मराठा संघर्ष में सबसे बाद में हारे थे होलकर। उस राजा का नाम मिलता जसवंत राव होलकर। अंग्रेज जब होलकर के राज्य इंदौर पर हमला करते हैं तो जान बचाने के लिए जसवंत राव होलकर पंजाब की तरफ भाग निकलता है। आगे आगे जसवंत राव होलकर, पीछे पीछे अंग्रेजों की सेना ने उसका पीछा किया। जसवंत राव होलकर ने सिख राज्य में शरण ली। पहुंच गए अंग्रेज और रणजीत ने कहा, हमसे आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे शत्रु ने आपके यहाँ शरण ली, उसे वापस दे दीजिए। इथिकली तो वापस करना उचित नहीं था, लेकिन रणनीतिक रूप से अंग्रेजों से लड़ने की ताकत अभी विकसित नहीं की थी रणजीत सिंह। पंगा लेने का मतलब था मित्र को बचाने के चक्कर में अपना भी राज्य खो देते। लिहाजा सरबत खालसा या तख्त खालसा का आयोजन हुआ। यह आखिरी वर्णन मिलता है जब तख्त खालसा का आयोजन राजनीतिक विषय के लिए किया गया। तख्त खालसा का आयोजन हुआ और सबने मिलकर निर्णय लिया कि ठीक है, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना गुरु ने ही सिखाया है, लेकिन अपने पंथ अपने समाज की रक्षा का भी उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है और अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं। शिवाजी महाराज और रणजीत सिंह इसीलिए राजपूतों की तुलना में ज़्यादा सफल माने जाते हैं, क्योंकि राजपूत अपने इथिकल वैल्यू के नाम पर अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाते थे कि गला कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। शिवाजी ने कई बार समझौते किए मुगलों से, आपने देखा। रणजीत सिंह ने भी समझौता किया। रणजीत सिंह जी ने कहा कि ठीक है, जसवंत जी को कहा कि आप हमारे राज्य से जाएं क्योंकि आपकी वजह से हम पर खतरा है। और अंग्रेजों ने कहा, भाई हमारे गेट से निकलते ही आप इनको परेशान मत करना, आप बाहर कहीं भी देख लेना। इस तरह रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ होने वाले उस समय की अव्यवहारिक परिस्थितियों से अपने राज्य को बचाने में सफल हो जाते हैं। ये बात 1805 ईस्वी की है। तो मराठा सरदार जसवंत राव होलकर जनरल लेक से भागता हुआ, अच्छा जनरल लेक का नाम भी पूछा गया है, जनरल लेक से भागता हुआ पंजाब आया था। रणजीत सिंह ने तख्त खालसा का आयोजन किया और अंततः उसे वापस भेज दिया। इससे सिख अंग्रेज संघर्ष बच गया। ये उनकी कूटनीतिक सफलता थी और इसका लाभ लेते हैं। ध्यान से अभी आगे सुनिएगा। 1806 ईस्वी में जनरल लेक व रणजीत सिंह में समझौता हुआ, जिसके तहत जसवंत होलकर को उन्होंने अपने राज्य से आगे कर दिया। अब ये बात है 1806 ईस्वी की। 1806 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक, फ्रॉम 1806 टू 1839, अपने मृत्यु के पहले तक अब रणजीत सिंह ने महत्वपूर्ण काम करना शुरू किया। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू किया। क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों से भी दोस्ती हो गई, उधर जमान शाह से भी दोस्ती हो गई। तो जो क्षेत्र जमान शाह के प्रभाव में नहीं थे और जो क्षेत्र अंग्रेजों के प्रभाव में नहीं थे, अब उस पर उन्होंने अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया। यही वो दौर है, मैं मैप से समझाता हूं। यही वो दौर है जब रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी से उत्तर में लेह, लद्दाख और कश्मीर की वैली को जीता, मुल्तान को जीता, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां यानी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्सों को जीतता हुआ अफगानिस्तान की सीमा तक घुस गया, क्योंकि जमान शाह की मृत्यु हो गई।
आंतरिक लड़ाई चल रही थी तो काबुल तक गए और अपने प्रभाव को स्थापित करने में सफल रहे। अब रणजीत सिंह चारों तरफ अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने उनकी नाक में नकेल डालने का निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया वो भी समझ लीजिए। ये है अंग्रेजों का हिस्सा, ब्लैक वाला जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है आंग्ल बंगाल संघर्ष से। ये है अवध राज्य जिसकी राजधानी पहले है फैजाबाद, बाद में हो जाएगी लखनऊ। कितने फैजाबाद राजधानी रखी, कितने लखनऊ, सब पढ़ेंगे हम लोग। अब अंग्रेजों ने 1765 के इलाहाबाद की संधि से तत्कालीन अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से समझौता किया था कि हम आपके राज्य में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, आप रोकेंगे नहीं। लिहाजा अंग्रेज इस रास्ते से होते हुए, आपको याद होगा, आंग्ल मराठा संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महादजी सिंधिया के ग्वालियर जैसी राजधानी पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं। अब उन्होंने अपनी सेना को इस मार्ग से लेकर आगे बढ़ाने का निश्चय किया और वो पंजाब में रणजीत सिंह की नाक में नकेल डालना चाहते थे। वजह थी सिंध का क्षेत्र। सिंध के क्षेत्र पर अंग्रेजों की निगाह थी, क्योंकि अफगानी राजा इस रास्ते से होकर अंग्रेजी राज्य में आ सकते थे और अफगानियों के ठीक पीछे थे रूस। रूस के लोग अफगानिस्तान की कमजोर राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत में अंग्रेजी उपनिवेश को जीत सकते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से अंग्रेज पश्चिमी सीमा पर एक बैरियर, एक बांध खड़ी करना चाहते थे, जो दो तरीके से हो सकते थे। या तो खुद अंग्रेजों का राज्य उस क्षेत्र में हो, या अंग्रेज नियंत्रित या अंग्रेज समर्थक कोई राज्य हो जिसकी सुरक्षा बैकडोर से अंग्रेज करें, जिससे कि रूस प्रवेश न कर सके। रूस और ब्रिटेन का यूरोप में प्रतिद्वंदतापूर्ण वातावरण था इस दौर में। ऐसी परिस्थिति में अब अंग्रेज तत्कालीन रणजीत सिंह को घेरने की कोशिश करने लगे। इसके पहले रणजीत सिंह धीरे धीरे अपने शक्ति का विश्वास कर रहे थे। कहते हैं कि इस समय अंग्रेजों ने, जो लॉर्ड मिंटो का काल है, लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ नाम के व्यक्ति को रणजीत सिंह के पास भेजा और कुछ शर्तें रखी। पहला शर्त कि अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा और रणजीत सिंह के बीच में यह सहयोगात्मक संधि होगी कि अंग्रेजों को वो सहयोग करेंगे। ठीक, मतलब ये कहा गया कि अगर अफगानिस्तान आक्रमण करता है सिखों पर तो अंग्रेज इनकी मदद करेंगे। रणजीत सिंह ने चलिए भाई, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी शर्त यह थी कि पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाने के कारण वार्ता टूट गई, क्योंकि अंग्रेज कह रहे थे हम तुम्हारे मित्र हैं, अफगानियों के खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने मालवा क्षेत्र, पंजाब के मालवा क्षेत्र पर उन्होंने विस्तार कर दिया, विजय कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों से इनके समझौते टूट गए। वार्ता का दूसरा दौर चला और एक सेना रणजीत सिंह को घेरने के उद्देश्य से भेज दी गई और उस सेना के प्रमुख थे ऑक्टर लोनी साहब। ऑक्टर लोनी ने रणजीत सिंह की सेना को, जो सतलज नदी के पूरब में थी, उसे अपने प्रभाव और दबाव में ले लिया और रणजीत सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। तो चाहते और न चाहते हुए भी यहाँ पर अब रणजीत सिंह का साहब को संधि करनी पड़ी। ठीक, तो ये जो संधि होती है ये 1809 की अमृतसर की संधि है। अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि में एक तरफ से चार्ल्स मेटकाफ और दूसरी तरफ थे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने पहली बार अंग्रेजों के साथ कोई संधि की। उस संधि का नाम आपसे पूछा गया, वो है अमृतसर की संधि। कब हुई? 1809 में। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया चार्ल्स मेटकाफ ने, जो बाद में गवर्नर जनरल बनेगा। कब? 1835 में। लॉर्ड विलियम बेट्टी के कार्यकाल खत्म होता है 1835। उसी में चार्ल्स मेटकाफ, मैंने मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाया था, चार्ल्स मेटकाफ प्रमुख हुआ, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसने कानून बनाकर समाचार पत्रों पर तब तक लागू किए जा चुके सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। तो यही वो चार्ल्स मेटकाफ था जो रणजीत सिंह के साथ समझौता करता। संधि की शर्तें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। यहाँ जो नदी, ये हरे रंग की यहाँ पर आपको दिख रही है, आखिरी नदी पंजाब की, वो थी सतलज नदी, यानी पंजाब की 5वीं नदी जो पंजाब की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, वो है सतलज नदी।
अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ एक समझौता किया और दोनों राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई सतलज नदी। सतलज नदी के पश्चिम में अंग्रेज नहीं जाएंगे और सतलज नदी के पूरब में रणजीत सिंह नहीं आएंगे, ये स्वीकार कर लिया गया। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में सतलज नदी सीमा किस संधि से तय हुई? तो अमृतसर की संधि से तय हुई। ठीक, पहली चीज। दूसरी, अंग्रेजों ने लुधियाना के पास यहां पर अपना एक सैनिक छावनी विकसित कर दिया। अपनी एक सैनिक छावनी अंग्रेजों ने यहां विकसित कर दी। उद्देश्य था कि अगर कभी सतलज नदी के पूरब में रणजीत सिंह आने की कोशिश करेंगे तो उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे कि 1809 में अमृतसर की संधि हुई। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में यह संधि हुई। इस संधि के तहत यह तय हुआ कि सतलज जो नदी है वो अंग्रेजों और सिख राज्य की सीमा हो जाएगी। रणजीत सिंह पूरब में नहीं जाएंगे और अंग्रेज सतलज नदी के पश्चिम में नहीं जाएंगे। इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में एक सैनिक छावनी बना दी, जिससे कि कभी रणजीत सिंह इस तरफ आए तो उन्हें नियंत्रित किया जा सके। सतलज नदी के पूरब के जो छोटे मोटे हिस्से थे रणजीत सिंह के कब्जे में, वो एक ही झटके में अंग्रेजों के पास चले गए। तो इसका फायदा रणजीत सिंह जी ने ये लिया कि इसी दौर में उन्होंने लेह लद्दाख वाला जो इलाका है वो जीत लिया, अफगानिस्तान तक का हिस्सा जीता और मुल्तान का क्षेत्र उन्होंने जीत लेने में सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि उन्होंने 1809 ईस्वी में ही कांगड़ा जीता। 1813 ईस्वी में उन्होंने कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान जीता। 1819 ईस्वी में कश्मीर का क्षेत्र जीता और 1820 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां को जीता। 1834 ईस्वी में उन्होंने आज के पाकिस्तान के पेशावर को जीत लिया। तो ये जो पीले रंग का हमने एरो और विस्तार आपको दिखाने की कोशिश की है, ये एरो और विस्तार का पूरा जो हिस्सा था वो अब रणजीत सिंह ने इसी दौर में विकसित किया। इसी दौर में ये जो कश्मीर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। ये इलाका अफगानियों के कब्जे में था और इस समय यहाँ का सूबेदार शाह शुजा नाम का एक व्यक्ति था जो अहमद शाह अब्दाली के वंश का ही था और वो अफगानिस्तान का राजा बनना चाहता था। अफगानिस्तान के एक प्रांत का अभी फिलहाल वो प्रांतपति था। तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह से जब सीमाएं संपर्क में आई तो रणजीत सिंह से एक संधि और समझौता किया कि साहब, हम ये चाहते हैं कि हमें आप अफगानिस्तान का राजा बना दीजिए, हम आपके मित्र बने रहेंगे। हमारे पूर्वजों यानी जमान शाह के साथ आपके अच्छे संबंध भी थे, उस नाते हमें वहाँ का आप नवाब बना दीजिए। रणजीत सिंह ने कहा, बदले में हमें क्या मिलेगा? तो उसके पास एक कीमती चीज़ थी और वो थी कोहिनूर हीरा, जो अहमद शाह अब्दाली दिल्ली विजय के परिणाम जो नादिर शाह दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप लूट कर अफगानिस्तान ले गया था और लूट के माल का जब बंटवारा हुआ था तो शाह शुजा के पूर्वजों को वो मिला था। तो शाह शुजा ने वही कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। रणजीत सिंह ने शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने के लिए अंग्रेजों से चूंकि दोस्ती हो चुकी थी तो अंग्रेजों को भी इसका एक पक्ष बना लिया और ये संधि समझौता 1838 में हुआ। चलिए, 1838 में जो समझौता हुआ वो 3 पक्षों के बीच में हुआ। ठीक, ये 1838-39 अफगानिस्तान के शाही वंश के शाह शुजा एवं रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते में कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को मिल गया। इस समझौते में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को भी ऐड कर लिया। इसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि। इस त्रिपक्षीय संधि को एग्जीक्यूट किया जाता, इसके पहले ही अगले वर्ष 1839 में रणजीत सिंह साहब की मृत्यु हो गई। फिर भी अंग्रेजों ने 1838 टू 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल
अफगान संघर्ष किया। किसने किया? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान की गद्दी पर शाह शुजा को बैठाने की कोशिश 1838 से शुरू कर दी। एक अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान में घुस गई, उसने शाह शुजा को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन जिस राजा को गद्दी से उतारा गया था, दोस्त मोहम्मद और उसके परिवार के लोग, जनता में उनकी अच्छी पकड़ थी। अफगानी जनता ने शाह शुजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्हें गद्दी से उतार दिया। पुराने शासक को पुनः गद्दी मिल गई और उन्होंने अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू कर दिया। वर्णन के अनुसार लगभग 12,000 अंग्रेजी सैनिक और उनके कर्मचारी अफगानिस्तान में कत्लेआम कर दिए गए, जो भारतीय इतिहास में एक साथ अंग्रेजों के इतने लोगों के मारे जाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आंग्ल अफगान संघर्ष कहलाता है, जो प्रथम आंग्ल अफगान संघर्ष था, और इससे संबंधित ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए साहब, ये जो स्थिति हुई ये प्रथम आंग्ल अफगान संघर्ष की, अलग से इसको हम लोग मॉडर्न इंडिया में जब हम अंग्रेजों को पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीज को पढ़ेंगे आगे। अब आगे क्या हुआ? रणजीत सिंह के अब उत्तराधिकारियों का समय शुरू हुआ। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह को अगला उत्तराधिकारी बनाया गया, जो 1839 to 40 तक शासक रहे, और दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो गई 1 साल में। फिर भाई नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा, ये भी रणजीत सिंह का ही बेटा है, लेकिन गद्दी पर बैठने वाले वर्ष ही दुर्घटनाग्रस्त होकर इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर गद्दी पर बैठा शेर सिंह नाम का बेटा, ये भी रणजीत सिंह के संतान है। ये ठजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह को अगला उत्तराधिकारी बनाया गया, जो 1839 to 40 तक शासक रहे, और दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो गई 1 साल में। फिर भाई नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा, ये भी रणजीत सिंह का ही बेटा है, लेकिन गद्दी पर बैठने वाले वर्ष ही दुर्घटनाग्रस्त होकर इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर गद्दी पर बैठा शेर सिंह नाम का बेटा, ये भी रणजीत सिंह के संतान है। ये 1840 से 43 तक लगभग 3 से 4 साल गद्दी पर बैठा, लगभग 3 से 4 साल गद्दी पर बैठा। इसके समय में इनके समर्थकों ने प्रथम उत्तराधिकारी खड़क सिंह की पत्नी के साथ उनका विवाद हो गया। तो कहते हैं कि चांद कौर, जो खड़क सिंह की विधवा थी, उनकी हत्या कर दी गई शेर सिंह के समर्थकों के द्वारा। आरोप लगा कि शेर सिंह ने हत्या की है। तो चांद कौर के समर्थक एक व्यक्ति का नाम मिलता है, और वो है अजीत सिंह। अजीत सिंह ने शेर सिंह की हत्या कर दी। यानी 1843, गौर करिए, 1839 में रणजीत सिंह की मौत हुई, और मात्र 39, 40, 41, 42, 43 4 साल के अंदर 3 उत्तराधिकारी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा दिलीप सिंह, जो अल्पवयस्क था, उसी को अगला शासक बना दिया गया। ये 1843 to 49 तक गद्दी पर रहेगा, 6 साल। बालक था, वयस्क नहीं था, इसलिए रणजीत सिंह की पत्नी रानी झिंडन ने स्वयं संरक्षिका का रोल शुरू किया। इसके नाम पे शासन चलना शुरू हो गया। रानी झिंडन का साथ दे रहे थे लाल सिंह, जो सेनापति थे। इनके अलावा तेजा सिंह, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, अहलुवालिया सरदार, यानी अन्य मिसलों के प्रधान जो रणजीत सिंह का नेतृत्व मानते थे, वो भी रानी झिंडन के साथ थे। लेकिन रानी झिंडन पता नहीं किस कारण से लाल सिंह पर ज्यादा भरोसा करती थी। आरोप लगा है कि लाल सिंह और रानी झिंडन के बीच में कुछ संबंध थे। वो विषय हमारा नहीं, उसको चर्चा भी नहीं करते। तो रानी झिंडन की अनुभवहीनता के कारण, लाल सिंह पर विशेष विश्वास दिखाने के कारण षड्यंत्रकारी परिस्थितियां पैदा हुई। लाल सिंह अपने लोगों को ही महत्वपूर्ण पद देने लगा
और बाकी योग्य सरदारों को तिरस्कृत अपमानित करने लगा, जिससे अब सिख राज्य की वह ताकतवर सेना जो रणजीत सिंह जी ने तैयार की थी उसमें फूट पड़ने लगी। अब इस फूट पड़ने का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को सिखों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। कहते हैं कि इस समय जो सिख सेना थी इसे खालसा सेना कहा जाता था, जिसे रणजीत सिंह जी ने ताकतवर बनाया था। रणजीत सिंह के द्वारा सैन्य क्षमता का विकास जो किया गया था, जरा उसके 2-3 बिंदु हैं वो जल्दी से ध्यान में ले लें। ठीक, चलिए विषय परिचय। घटनाक्रम, अश्वारोही सेना, पैदल सेना और तोपखाना, और तब इसके परिणाम को समझा देते हैं। ठीक, जब हम रणजीत सिंह साहब के बारे में पढ़ते हैं तो रणजीत सिंह की सेना में हमें 2 तरह के सैन्य संगठनों की वर्णन या जानकारी मिलती है। रणजीत सिंह की सेना में जो सर्वाधिक प्रभावशाली सेना थी वो थी घुड़सवार सेना। रणजीत सिंह की सेना को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। रणजीत सिंह की सेना को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फौज खास या फौज आइन, एक है फौज ए खास अथवा फौज ए आइन, और दूसरा है फौज ए बेकयावद। ठीक, जो फौज खास है वो नियमित सेना है। ठीक, और फौज बेकयावद अनियमित सेना है, यानी जरूरत पड़ने पे बना ली जाती थी और जब जरूरत नहीं है तो उसे भंग कर दिया जाता था। यह अनियमित सेना कहलाती है। अब उनके जो फौज खास है, इस फौज खास के अंतर्गत 3 तरह की सेना है। अश्वारोही सेना, पैदल सेना जो स्थायी सेना है, और तोपखाने की स्थिति है। इस पर उन्होंने विशेष रूप से काम किया था। जो घुड़सवार सेना थी वो सबसे ताकतवर सेना थी। उन्होंने पहली बार 1822 ईस्वी में इस सेना को पाश्चात्य शैली में प्रशिक्षण देने के लिए एक फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया। एलार्ड इस पर उन्होंने विशेष रूप से काम किया था। जो घुड़सवार सेना थी वो सबसे ताकतवर सेना थी। उन्होंने पहली बार 1822 ईस्वी में इस सेना को पाश्चात्य शैली में प्रशिक्षण देने के लिए एक फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया। एलार्ड फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षक। बात है 1822 ईस्वी की। 1822 ईस्वी याद करिए, रणजीत सिंह 1809 में अंग्रेजों से हारे थे। 1809 के बाद सोचना शुरू किया, क्या किया, संपर्क ढूंढते 1822 में उन्होंने एक फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षक एलार्ड को नियुक्त किया। एलार्ड ने घुड़सवारों को अच्छी तरह ट्रेन किया। पहले तो इनकी वर्दी की व्यवस्था की। पहले तो सिख अपने जो पारंपरिक वेशभूषा होते थे उसे पहन करके आ जाते थे, तो अब उनके लिए खास तरह की उन्होंने वेशभूषा की व्यवस्था कराई। इसमें लाल कमीज, नीला पजामा और चमड़े की पेटियां हुआ करती थी, चमड़े के बेल्ट हुआ करते थे। उन्होंने घोड़ों को अनुशासित करना सिखाया, जो ड्रम बीट पर चल लेते थे।
ड्रम के बीट्स बजते थे तो उनके पैर ऊपर नीचे, जैसे सैनिक कदम ताल मिलाकर चलते हैं वैसे वो चलते थे। इसकी फौज को देखकर, यानी रणजीत सिंह साहब की फौज को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था ये दुनिया की सबसे सुंदर फौज है। इनके घुड़सवार सेना में घोड़े ड्रम बीट पर डांस भी करते थे और आज भी पंजाब में घोड़ों को नचवाने का एक विरासत है, वो वहीं से चला आ रहा है। इसे लोग अच्छा नहीं मानते थे। घोड़े, सैनिक घोड़े लड़ाई के लिए होते हैं, ड्रम बीट पे नाच करवाने के लिए थोड़े होते थे। इसे लोग व्यंग करते हुए नक्श ए लुलुआ कहते थे। नक्श ए लुलुआ कहते थे, इसे नक्श ए लुलुआ कहते थे। चलिए साहब, अब दूसरी पैदल सेना की बात कर लेते हैं। पैदल सेना में विशेष वेशभूषा, लाल कुर्ता पूछा गया आपसे, नीला पायजामा और चमड़े की बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि ये वेश केवल पैदल सेना की थी, यही तो घुड़सवार सैनिक भी पहनते थे, तो उनका ड्रेस बन गया। अच्छा, ये ट्रेनिंग दी किसने? ये एक बंतुरा नाम के इटली के प्रशिक्षक थे। बंतुरा ने इनकी पैदल सेना को ट्रेंड किया, जिसकी वजह से इनकी पैदल सेना एक महत्वपूर्ण योग्यता के साथ तैयार हो गई। आगे चल करके इन्होंने तोप खाने का निर्माण कराया। तोप खाने को भी फ्रांसीसी पदाधिकारियों ने मेहनत से तैयार किया। तो तोप खाने को जिन दो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने तैयार किया था उनका नाम मिलता है जनरल कोर्ट। ये पहले फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने तोप खाने को व्यवस्थित किया। फिर कर्नल गार्डनर साहब का नंबर आया। इन दोनों के सहयोग से पाश्चात्य शैली के उन्नत किस्म के तोप, अलग अलग प्रकार के तोप इन्होंने विकसित करा लिए, अपने लगवा दिया। बाद में एक सिख सेनापति लेहना सिंह ने इस तोप खाने का नेतृत्व किया। तोपें भी अलग अलग टाइप की इन्होंने विकसित कराई हैं, उस पर भी सवाल पूछे गए हैं। तोपों के प्रकार आपसे पूछे गए हैं। चलिए साहब, तोपों के प्रकार पूछे गए तो हम लोग भी उसे लिख लेते हैं एक जगह पे। उनकी तोपों में जो महत्वपूर्ण तोपें, उनमें से एक है तोप खाना ए पीली। तोप खाना ए पीली सबके बारे में बताते हैं, कौन सा क्या तोप खाना था, क्या इसकी खासियत। तोप खाना ए अस्पी, तोप खाना ए अस्पी, तोप खाना ए अस्पी, तोप खाना ए जम्बूरक, तोप खाना ए जम्बूरक। फिर चौथे प्रकार के जो तोप होते हैं, तोप खाना ए गवी कहा गया है। तोप खाना ए गवी। अब ध्यान से सुनेंगे, बाबर जब हमारे देश में आया तोप खाना लेकर, तो भारी भरकम तोपें होती थी। इस समय तक आते आते आर्टिलरी यानी तोप खाना प्रौद्योगिकी में बहुत विकास हो चुका था। अब हल्के फुल्के तोप भी इस्तेमाल किए जाने लगे थे, इतने हल्के कि वो घोड़े के पीठ पर रखकर तीव्र गति से कहीं भी लाए ले जाए जा सकते थे। हाथियों की पीठ पर लगा दिए जाते थे, ऊंटों की पीठ पर लगा दिए जाते थे, और ये तोप 360 डिग्री पर घूमकर अटैक करने में सक्षम थे। इसके लिए हाथी को घुमाने की जरूरत नहीं है, महावत चाहे तो पीछे के साइड में फायर कर सकता है। तो जो हाथियों के सहयोग से चलाई जाती थी तोपें, वो थी तोप खाना ए पीली।
पील हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाता, हाथी सेना के लिए। फिर तोपखाना एक अस्पी, घोड़ों के लिए एक अस्पा दुई अस्पा शब्द मध्यकाल में प्रचलित रहा है घोड़ों का। तोपखाना एक जंबूरक, ऊंटों से संबंधित, और बाकी मिसलेनियस तोपें तोपखाना एक गवी के तहत होती थी। इस तरह उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को पाश्चात्य प्रशिक्षण से तैयार करना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि रणजीत सिंह के समय में जो खालसा फौज इन्होंने तैयार की वो अद्वितीय फौज थी। यहां तक तो रणजीत सिंह ने काम कर लिया। अब रणजीत सिंह साहब के उत्तराधिकारी हुए खड़क सिंह, 1 साल में डेथ हो गई। फिर नौनिहाल सिंह, उसी साल डेथ हो गई। शेर सिंह अगले 4 साल तक शासन किया, डेथ हो गई। इसके बाद दिलीप सिंह जो छोटे बालक थे, उनके नाम पर रणजीत सिंह की पत्नी रानी झिंडन ने लाल सिंह के साथ मिलकर इस राज्य को संभालना शुरू किया। राज दरबार का माहौल षड्यंत्रों से भरने लगा। इससे खालसा सेना बड़ी परेशान हुई। किसकी बात माने, क्योंकि ये सेना अलग अलग कबीलों यानी मिसलों से मिलकर एक केंद्रीय सेना बनती थी। उनका एक सेनापति लीडर होता था। इस समय वो लीडर बना दिया गया था लाल सिंह, और लाल सिंह से अपमानित होने वाले मिसलों के सरदार और सरदारों के प्रति वफादारी दिखाने वाले उनके सैनिक अब आपस में बटे हुए थे। कई बार लाल सिंह अथवा रानी के आदेशों को नाफरमानी तक कर दी जाती थी। इस बात से रानी झिंडन भी बहुत चिंतित थी और लाल सिंह भी। इन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि सिख साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। सिख साम्राज्य के विस्तार के दौरान यदि सफलता मिली तो रानी की जय जयकार होगी और तब सेना हमारी बात मानने को बाध्य होगी। प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान बढ़ेगा तो रानी के प्रति वफादारी बढ़ जाएगी। गलती से हार गए तो युद्ध में सेना का नुकसान होगा, सेना मारी जाएगी, सेना कम ताकतवर हो जाएगी, तब रानी की बात मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। अभी तो जितने कबीले के प्रमुख हैं सब चढ़े हुए हैं, क्योंकि सब ताकतवर हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू मानकर यह पॉलिसी अपनाई गई और साम्राज्य विस्तार की प्लानिंग हुई। ये एक आरोप है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन इतिहास में यह वर्णन है कि लाल सिंह ने अंग्रेजों से भी गुप्त संधि कर ली और ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य विस्तार के नाम पर सतलज नदी के पूरब में जो 1809 से सीमा थी सिखों की, अब उसे वायलेट किया जाने लगा। रणजीत सिंह के समय से अंग्रेजों का जो सहयोग स्थापित हुआ था, कहते हैं कि अमृतसर में अंग्रेज अधिकारियों का आना जाना था, उनके साथ भी अब कटु व्यवहार होने लगे। लिहाजा अंग्रेज और सिखों के बीच में प्रथम आंग्ल संघर्ष 1845 में स्टार्ट हुआ। चलिए साहब, हम आगे पढ़ते हैं आंग्ल सिख संघर्ष की। ठीक, आंग्ल सिख संघर्ष, हमने परिस्थितियों का जिक्र किया। पहली बात बताई कि राजा एक अल्पवयस्क है, दिलीप सिंह, जिसके संरक्षण में राज्य चल रहा है वो है रानी झिंडन, जो अनुभवहीन है। जिसके भरोसे शासन कर रही हैं वो है लाल सिंह, जो महत्वाकांक्षी है। विभिन्न सैन्य सरदार जो रणजीत सिंह के लिए जान दे देने और जान ले लेने के लिए तत्पर रहते थे, अब उनमें भेदभाव है, फूट की स्थितियां हैं। ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य विस्तार का निर्णय लिया जाता है और परिस्थितियां ऐसी विकट होती हैं कि अंग्रेज और सिख आमने सामने आ जाते हैं। यहां से घटनाक्रम शुरू होगा। 2 चरणों में अंग्रेज और सिख लड़ेंगे। हम पहले चरण की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण की लड़ाई 1845 टू 1846 के बीच में होती है। लगभग 1 साल संघर्ष चला। 5 चरणों में लड़ाइयां हुई। 5 जगहों पर अंग्रेज और सिख सेना आपस में आमने सामने हुए। कौन कौन से, इनका क्रम पूछा गया है। पहली लड़ाई मुदकी में हुई। अंग्रेज सिखों को हरा नहीं पाए, मैदान छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने सिखों को दूसरी जगह घेरा, फिरोज शाह का युद्ध हुआ। अंग्रेज सिखों को हरा नहीं पाए, मैदान छोड़ दिया। तीसरी लड़ाई बद्दोवाल में हुई। सिख 2 लड़ाई से विजयी थे, उत्साही थे, तीसरी में भी जीते। अंग्रेज कुछ कर नहीं पाए। चौथी लड़ाई आलीवाल में हुई। अंग्रेज जद्दोजहद करने के बावजूद हरा नहीं पाए। तब अंग्रेजों ने वही चाल चली जैसा उन्होंने बंगाल में, जैसा मैसूर में किया। उन्होंने तत्कालीन लाल सिंह नाम के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया और अगली लड़ाई सबराव का युद्ध
सबराव का युद्ध हुआ जो 10 फरवरी 1846 ईस्वी को लड़ा गया। 18 सितंबर 1845 से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो 10 फरवरी 1846 तक चली। 10 फरवरी 1846 को सबराव का युद्ध हुआ और ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि लाल सिंह सिखों की फौज का एक बड़ा टुकड़ा लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया और बची खुची फौज को अंग्रेजों ने बुरी तरह हराया और लाहौर पर चढ़ाई कर दी। मजबूरी में सिखों को लाहौर की अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। चलिए साहब, अगली जो घटना है कि इस युद्ध के बाद, प्रथम चरनी युद्ध के बाद अंग्रेज सिखों को हराने में सफल रहे और इन्होंने 9 मार्च 1845 ईस्वी को, 1846 से 45 नहीं, वेरी सॉरी, 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के बीच में एक संधि हुई। इसे लाहौर की संधि कहा गया। अब लाहौर की संधि में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या शर्तें तय हुई, जरा वो देख लीजिए। पहला, अंग्रेजों ने इस युद्ध के लिए सिखों को दोषी ठहराया। सिख हार गए थे, दोष मान लिया। चूंकि अंग्रेजों ने कहा कि आपने युद्ध छेड़ा था, हमें बहुत नुकसान हुआ, इसलिए युद्ध हर्जाना दे दीजिए। युद्ध हर्जाने की राशि तय हुई 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपए की राशि युद्ध हर्जाने में तय हुई। घुमा फिराकर 50 लाख रुपया कैश और कुछ गहने जेवर मिलाकर अंग्रेजों को दे दिए गए। 1 करोड़ रुपया अभी भी नहीं था, तो सिखों ने अंग्रेजों को वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर इलाका है विद ले एंड लद्दाख, उस इलाके को अंग्रेजों को 1 करोड़ के बदले में दे दिया। बोला साहब पैसा तो नहीं है, ये इलाका 1 करोड़ के बदले में आप हर्जाने में ले लीजिए। अंग्रेज उस पहाड़ी जमीन का लेकर क्या करते, उन्होंने कहा कि भाई कोई है जो ये इलाका 1 करोड़ के बदले में हमसे लेगा। तो रणजीत सिंह के अधीन काम करने वाले डोगरा राजपूत गुलाब सिंह ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। पैसे की व्यवस्था की और 1 करोड़ के बदले में गुलाब सिंह साहब ने जम्मू कश्मीर, लेह एंड लद्दाख का इलाका अंग्रेजों से ले लिया। और यही वो राजवंश था जो 1947 तक जम्मू कश्मीर में राज करता है, जिसके आखिरी राजा का नाम राजा हरि सिंह मिलता है। और यही राजा हरि सिंह स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर दस्तखत करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य को वैधानिक तरीके से भारत में मिलाने की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिस पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने हमला बोला था और एक हिस्सा उनके कब्जे में रह गया, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। ठीक है, यहाँ करंट से आपको जोड़ दिया। तो दूसरा जो पॉइंट हमने बताया कि 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना, 50 लाख रुपया नगद दिया गया, 1 करोड़ के बदले में जम्मू कश्मीर दिया गया, जो बाद में गुलाब सिंह के पास चला गया। तीसरा, अंग्रेजों ने सतलज नदी से लेकर के और हिमाचल प्रदेश तक का वो सारा इलाका जो सिखों के प्रभाव क्षेत्र में था वो स्वयं कब्जे में कर लिया, और सतलज से लेकर व्यास नदी तक का हिस्सा भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो कुल मिलाकर सतलज से व्यास नदी के बीच का जो हिस्सा था वो भी अंग्रेजों ने इस समय ले लिया। चौथा, अंग्रेजों ने सिखों को भविष्य में वो लड़ने लायक न रह जाएं, इसलिए उनकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा घटा दिया। मात्र 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक के अलावा बाकी सभी सैनिकों को सेना से भगा दिया गया। कहा गया कि अब आपकी राज्य की सुरक्षा हम अंग्रेज कर रहे हैं, तो आप बस केवल निश्चित प्रतीकात्मक सेना रखिए, आपको इससे ज्यादा सेना रखने का हक नहीं होगा। मरता क्या न करता, हारे हुए थे इसलिए मानना पड़ा। अंग्रेजों ने राजा दिलीप सिंह को सिख राज्य का राजा बना रहने दिया गया। अंग्रेजों ने रानी झिंडन को संरक्षिका भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने लाल सिंह को सेनापति भी मान लिया। और क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिखों को एक निर्देश दिया कि आने वाले समय में
किसी भी पाश्चात्य प्रशिक्षक को, चाहे वो अमेरिकी हो या यूरोपीय हो, आप अपनी सेना में या अपने दरबार में नौकरी नहीं देंगे बिना अंग्रेजों से पूछे हुए। क्योंकि अंग्रेज जो पहले चरण की 5 लड़ाइयों में 4 लड़ाई में हारे थे, उसकी वजह थी कि अंग्रेजों के पास जो तोपखाने, जो सैनिक प्रशिक्षण था, वही सारा प्रशिक्षण फ्रांसीसी और इटालियन प्रशिक्षकों ने सिखों को दे दिया था। शरीर के मामले में सिख अंग्रेजों से ताकतवर थे, वीरता के मामले में अंग्रेजों से कई गुना ताकतवर थे, और प्रशिक्षण समान, संसाधन समान, तो उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। ये बात अंग्रेज समझ गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि हम अब चाह करके भी ऐसी परिस्थिति पैदा न होने दें। ये जो प्रमुख शर्तें और संधि थी, ये लाहौर की प्रमुख संधि के अंतर्गत आती हैं। प्रमुख संधि और छोटे मोटे बहुत सारे क्लॉजेस थे। कहते हैं कि लाल सिंह जब संधि करके फ्री हुआ तो सभी सेनापति जो सत्यता जान चुके थे, अब वो लाल सिंह को धमकाने लगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम रणजीत सिंह साहब के राज्य के सेनापति हो और रक्षा करने के बजाय तुम सेना लेकर चले गए। तो लाल सिंह को ये डर सताया कि कहीं सिख सरदार मिलकर विद्रोह न कर दें और राज्य पे कब्जा न कर लें। भागा भागा 2 दिन के बाद 9 मार्च को संधि हुई थी। 2 दिन के बाद वो 11 मार्च 1846 ईस्वी को एक और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटी करता है, पूरक, और इसमें तय किया कि हुजूर माई बाप राजा दिलीप सिंह की रक्षा और सिख राज्य की रक्षा के लिए आप अंग्रेज लोग अपनी सेना के साथ अमृतसर में 1 साल के लिए रुक जाइए। अंग्रेजों ने कहा लेकिन इसका किराया आपको देना पड़ेगा, यानी सारे कर्मचारी अब चूंकि आपकी सेवा में रहेंगे, सारे सैनिक आपकी सेवा में रहेंगे, तो इसका वेतन आपको देना पड़ेगा। तैयारी हो गई? बोले हाँ साहब दे देंगे। और अंग्रेजी सेना अमृतसर में ही रुक गई 1 साल के लिए, दिसंबर 1846 तक के लिए। लाल सिंह ने इस दौरान अंग्रेजों का संरक्षण पा करके गुलाब सिंह पर हमला बोल दिया, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दोबारा पंजाबी राज्य में मिलाने के लिए कि साहब ये तो रणजीत सिंह का राज्य था, आप कौन होते हैं इस पर कब्जा करने वाले। हमला हो गया। चूंकि गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से ये जगह खरीदी थी, इसलिए वो अंग्रेजों से मदद मांग बैठा और अंग्रेजों ने मदद भी कर दी। परिणाम स्वरूप लाल सिंह की सिख सेना हरा दी गई और हराने के बाद फिर से एक संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने करी, जिसे भैरोवाल की संधि कहा गया। और इस भैरोवाल की संधि में सबसे पहला काम यह हुआ कि साहब राजा तो दिलीप सिंह बने रहेंगे, लेकिन रानी झिंडन को संरक्षिका के पद से उतार दिया गया और उन्हें पेंशन दे करके राजधानी से दूर कर दिया गया। लाल सिंह को सेनापति के पद से उतार दिया गया और संपूर्ण राज्य का प्रशासन एक 8 सदस्यीय सिख परिषद के द्वारा चलाया जाएगा, यह तय हुआ। सिख काउंसिल जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, उन्हें सिख राज्य चलाने की जिम्मेदारी दी गई। सिख राज्य की रक्षा का भार अंग्रेजों ने ले लिया, जिसके लिए वो लगभग 8 लाख रुपए उस जमाने में वेतन की राशि के रूप में लेते थे। तो प्रथम चरणीय युद्ध की 3 संधियां हैं, लाहौर की संधि, पूरक संधि और भैरोवाल की संधि। पहले ही झटके में सिख राज्य की कमान अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। सबसे जो बुरा हुआ वो हुआ रानी झिंडन के साथ। रानी झिंडन को अब अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान किया जाने लगा। उन्हें मात्र 1.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई, मात्र 1.5 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें राजधानी से हटा करके एक नई जगह शेखपुरा में ट्रांसफर कर दिया गया। मुल्तान के पास शेखपुरा में उन्हें ट्रांसफर कर दिया। बोला आप अमृतसर में नहीं रहोगे, आपको 1.5 लाख रुपया सालाना मिलेगा, उसमें शाही तरीके से जीवन गुजारिएगा। जब रानी अपना सामान लेकर राजधानी से निकलने लगी तो सामान की तलाशी हुई, जिसमें बहुत सारे गहने जेवर मिले। अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया। रानी झिंडन ने कहा ये विवाह के अवसर पर मुझे मेरे परिवार ने दिया, शादी के बाद मेरे पति और मेरे नाते रिश्तेदारों ने मुझे उपहार दिया। भारतीय सभ्यता संस्कृति में से स्त्री धन कहा जाता है, इस पर जीवन पर्यंत हमारा हक होता है। ये राज्य की संपत्ति नहीं, इसे हमें ले जाने दें। अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये सब हमें कुछ नहीं पता, खजाने की ये संपत्ति है, अब खजाने की रक्षा हम कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ से एक भी ऑर्नामेंट बाहर नहीं जाएगा। सारे उनके गहने जेवर जब्त कर लिए गए। इससे रोष व्याप्त हो गया रानी में भी और रानी के समर्थकों में भी, लेकिन हाथ दबा हुआ था, वो चली गई। ये बात है 1846 ईस्वी की, जब भैरोवाल की संधि हुई। 1847
1838, 1849। 1848 तक आते आते फिर से अंग्रेज और सिख आमने सामने आ पड़े, क्योंकि सिखों ने सुरक्षा के नाम पर अब सिख राज्य में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। रानी झिंडन की पेंशन जो वार्षिक 1.5 लाख रुपए थी उसे घटाकर 48,000 रुपए कर दिया। शेखपुरा में उनके ऊपर जासूस बिठा दिया। कोई मिलने आता था तो अंग्रेजों के पदाधिकारियों से पूछकर मिलता था, जाता था तो पूछकर मिलता था। जब वो मीटिंग करता था तो अंग्रेज पदाधिकारी वहां उपस्थित रहते थे, क्या बात कर रहा है। इस बात से रानी के समर्थक सेनापति और सिपाही नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इसी बात को आधार बनाकर द्वितीय चरणीय आंग्ल सिख संघर्ष 1848 में शुरू हुआ। इस समय तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बन चुका था, जो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत देता है, वो अलग चर्चा करेंगे। अभी केवल सिखों के मामले में इसकी भूमिका देखें। लॉर्ड डलहौजी का कथन है, वो कहता है कि सिखों ने युद्ध मांगा है, उन्हें अवश्य मिलेगा और बेहतर युद्ध मिलेगा। ये स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी का है। वो तो इंतजार में बैठे थे और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। रामनगर का युद्ध पहला युद्ध था अंग्रेजों और सिखों के बीच 22 नवंबर 1848 ईस्वी को, जिसमें अंग्रेज सिखों को हरा नहीं पाए, सैनिक क्षमता कम होने के बावजूद। दूसरी लड़ाई हुई चिलियावाला का युद्ध, जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें भी अंग्रेज सिखों को हरा नहीं पाए। इन दोनों युद्ध का नेतृत्व जनरल गाफ नाम का सेनापति कर रहा था। जनरल गाफ नाम का सेनापति कर रहा था। इस सेनापति को हटाकर चार्ल्स नेपियर नाम के सेनापति को एक ताकतवर तोपखाने के साथ भेजा गया और तीसरी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई, गुजरात का युद्ध हुआ। ये गुजरात आज वाला गुजरात नहीं, पंजाब में भी गुजरात क्षेत्र है, वहां पर यह लड़ाई हुई 21 फरवरी 1849 को। और इस युद्ध में भारी तोपखाने का प्रयोग कर अंग्रेजों ने सिखों को हराकर निर्णायक सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ, पहला, कि सिख राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने कहा, अभी तक सिख राज्य को 8 सिख सरदार चलाते थे, सिख काउंसिल चलाते थे, अब उन्हें हटा दिया गया और एक 3 लोगों की काउंसिल बनाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे और उनके नाम मिलते हैं हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैसन। हेनरी लॉरेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जॉन लॉरेंस को राजस्व एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे का काम दिया गया और चार्ल्स मैसन को जुडिशरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिख राज्य को चलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों की काउंसिल के पास थी। अभी भी राजा को, दिलीप सिंह को ही राजा स्वीकार किया गया, लेकिन यह कह करके सिख राज्य को चलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों की काउंसिल के पास थी। अभी भी राजा को, दिलीप सिंह को ही राजा स्वीकार किया गया, लेकिन यह कह करके कि हुजूर आप अभी बहुत बड़े छोटे हैं, राज करने की योग्यता नहीं है, ऐसा करिए आप लंदन चले जाइए, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कीजिए, आपको आपके राज्य से 5 लाख रुपया सालाना पेंशन जाती रहेगी, आप पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ लिख कर वापस आइए, फिर राज्य को संभालिएगा। तो दिलीप सिंह को राजा तो मान लिया गया, अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में लिया, उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और इसी संघर्ष के बाद उन्होंने सिख खजाने पर कब्जा कर लिया और इस सिख खजाने में रणजीत सिंह के महत्वपूर्ण हथियारों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ये कोहिनूर हीरा इन्होंने भेज दिया लंदन। लंदन के महारानी के मुकुट में उसे जड़ने से पहले उसकी साफ सफाई की जाने लगी तो 2 टुकड़ों में टूट गया। बड़ा वाला टुकड़ा आज भी रानी के मुकुट में लगा हुआ है और दूसरा छोटा टुकड़ा म्यूजियम में रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिख खजाना जिसमें कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों के हाथ में लग गया और अंग्रेजों ने इन सारे खजाने पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ दिलीप सिंह साहब का? दिलीप सिंह साहब लंदन गए, वहां जाकर पगड़ी भी कटवा ली, दाढ़ी भी कटवा लिया और किसी रईस जमींदार की तरह खूब सुख भोग कर पठन पाठन में लीन हो गए। जब तक वो जवान होकर वापस आते, पूरे भारत का राज्य
ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के कब्जे में चला गया, क्योंकि 1849 ईस्वी के 8 साल के बाद एक विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। उसी विद्रोह के बाद जिस व्यापारिक कंपनी ने सारे समझौते किए थे, उस व्यापारिक कंपनी को लंदन बुला लिया गया और ब्रिटिश राज सत्ता ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, जिसमें पंजाब भी शामिल था। और फिर सिखों को कभी सिख राज्य वापस नहीं मिला। अब इस समय से लेकर आज़ादी तक ये हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा। और आज़ादी के बाद जब भारत का विभाजन होगा तो रणजीत सिंह जी महाराज का यह सिख राज्य और उसका एक बड़ा हिस्सा जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, वो पाकिस्तान नाम के देश को दे दिया जाएगा। उसी में करतारपुर जैसा वो महत्वपूर्ण स्थान जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे, वो भी पाकिस्तान में गलती से चला गया, जिसे अभी हाल के वर्षों में सीमावर्ती इलाके खोलकर सिखों को वहाँ जाकर दर्शन करने के लिए मनाही हुई है, स्वीकारोक्ति हुई है। अभी तक मनाही थी। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि सिख कितना उस जमीन को पवित्र मानते थे कि भारत सरकार ने अपनी सीमा पर एक दूरबीन लगा रखी थी। सिख उस दूरबीन से करतारपुर की जगह को देखता था, प्रणाम करता था और ये मान लेता था कि इस तीर्थ स्थल को हमने देख तो लिया अपने जीवन में एक बार। सारी दुनिया से सिख आते थे। पाकिस्तान में हमेशा परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान लिमिटेड लोगों को वीज़ा मिलता था पूरी दुनिया से जाने का, इसलिए लिमिटेड लोग जा पाते थे। भारत आना आसान होता था, इसलिए भारत से, अमृतसर से वो ऐसा देखा करते थे। इस प्रकार वो सिख इलाका जो हम लोगों ने देखा वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस प्रकार अब मैप के हिस्से को अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब मैं उसे काले रंग से आपके बीच में कवर अप कर रहा हूं, जो अंग्रेजों ने अब तक कब्जा कर लिया था। ये देखिए, ये हिस्सा जो मैसूर राज्य था अंग्रेजों के नियंत्रण में था। ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका मराठों का अंग्रेजों के कब्जे में हो गया था। ये जो इलाका सिंध है, इसमें सिंध भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, चार्ल्स नेपियर ने। ये जो अभी तक का सिख राज्य हमने देखा था, ये सिख राज्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि गुलाब सिंह सिखों अंग्रेजों के मित्र थे, तो बाकी हिस्से पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, कश्मीर पे कब्जा नहीं किया था। यही वजह थी कि आज़ादी तक कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बना रहा। और वो स्वतंत्र रियासत जब विभाजन की नीतियां तय हो रही थी तो माउंटबेटन प्लान, आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो प्रपोजल दिया था भारत को स्वतंत्र करने का, उसे भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की प्लानिंग नहीं हुई थी। उन्हें ऑफर दिया गया था कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, आप चाहें तो भारत में मिल जाएं। लेकिन राजा हरि सिंह जी ने डिप्लोमेसी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की, ना वो पाकिस्तान में ना मिले, ना वो भारत में मिले। और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के कुछ उग्र तत्वों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से उन पर हमला बोल दिया, जिसे कबायली हमला कहा गया। अक्टूबर 1947 ईस्वी तक जब श्रीनगर के काफ़ी करीब पहुंच गए, बारामूला तक पहुंच गए विद्रोही, तब राजा हरि सिंह ने न चाहते हुए भी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय करने की घोषणा की। तब हवाई मार्ग से भारतीय सेना श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी और फिर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया, तो बहुत सारे आक्रमणकारियों को ढकेल कर वो ले गए। इसी बीच में नेहरू जी ने तत्कालीन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक एप्लीकेशन दायर किया कि देखिए साहब, हमारा पड़ोसी हम पर हमला कर रहा है। और विदेश नीति के अनुभवहीनता के कारण नेहरू जी गच्चा खा गए और आक्रमणकारी पाकिस्तान का पक्ष लेने लगा अमेरिका और अमेरिका समर्थित लॉबी। परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1949 ईस्वी को युद्ध विराम समझौता लागू करा दिया गया कि जो जहां है वहीं रुक जाए, और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा गया। आज उसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भारत है और उस तरफ पाकिस्तान जिस हिस्से पर कब्जा कर चुका था वो उसका है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जा रहा है। हाल के दिनों में लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि भारत सरकार उसको कब्जा कर लेगी। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने 2 टूक कह दिया पाकिस्तान सरकार को कि आप वहाँ चुनाव कराने का नाटक न करें, वो भारत का अभिन्न अंग है। संसद से हम पारित भी कर चुके हैं, आपके पास कोई वैधानिक कब्जे का अधिकार नहीं है, तो आप उसे एज सून एज पॉसिबल खाली कर दें। पाकिस्तान कहता है हमने उस पर कब्जा कहाँ किया, वो तो आज़ाद कश्मीर है, आप कहीं कब्जा न कर लो, इसलिए हम उसको संरक्षण देते हैं, इसलिए उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। लेकिन वो गुलाम कश्मीर से कम खराब स्थिति को प्राप्त नहीं है।
खुद पाकिस्तान का अपना इलाका जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसमें अमानवीय हरकत की थी पाकिस्तान ने, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना था भारत के सहयोग से। अभी पूरे पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों में विद्रोह है। सिर्फ पंजाब को छोड़ दें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी विद्रोही तेवर दिखा रहा है, पश्चिम में बलूचिस्तान भी विद्रोही तेवर दिखा रहा है, दक्षिण का सिंध भी विद्रोही तेवर दिखा रहा है। इस तरह पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने की संभावना अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के द्वारा बताई जाती है और कहते हैं कि जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1971 में अंग्रेजी सेना ने संरक्षण दिया, सहयोग दिया, तो वहीं के विद्रोहियों ने एक अलग देश बना लिया बांग्लादेश, ठीक वैसे ही बलूचिस्तान, सिंध और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत सहयोग करेगा, पाक ऑक्युपाइड भारत मिला लेगा और बलूचिस्तान और सिंध अलग देश के रूप में स्थापित करवा देगा। ये वक्त बताएगा कितना सही होगा, कितना गलत होगा, लेकिन ये आज की समसामयिक स्थिति पंजाब की और पाकिस्तान की हमने आपके बीच में रख दी। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारा समाप्त हुआ। यहाँ पर हमने एक मेजर हिस्सा या मेजर सेगमेंट हमने आपके बीच में कंप्लीट कर दिया। तो जहाँ हम वापस थे, जरा वहाँ से हम चलते हैं कि हमने ये सफ़र जो शुरू किया था वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इसके आंग्ल भारतीय संघर्ष में 1, 2, 3 और चौथा है सिख संघर्ष हमने कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक है अवध को लेकर के, मैं अवध के विषय पर भी आपसे चर्चा करूँगा आज थोड़ी।